इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और ये है स्टार ऑफ द सिटी। और स्टार ऑफ द सिटी में आज मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक की डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी जी। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है स्टार ऑफ द सिटी। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हमें अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच मौजूद होते हैं, जिन लोगों ने हमारा शो सुना है उनको पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनको एक बार बता देते हैं कि ये वो शो है जिसमें हम उस टैलेंट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद किसी और दूसरे को नहीं पता होता है। प्रोफेशनली वो व्यक्ति कोई और काम कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सनली उनका एक ऐसा टैलेंट होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, शायद परिवार वाले भी नहीं जानते। तो ऐसे टैलेंट को हम एक्सपोज करते हैं। तो एक्सप्रेस करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, इससे पहले आपके टैलेंट के बारे में लोगों को बताऊँ, आपके बारे में जानना चाहूँगा कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार में कौन कौन? मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैं लखनऊ में ही मेरा परिवार है। मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे हैं एंड मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे। और मैं यहीं पे मैंने पढ़ाई भी यहीं से करी। MBBS हालांकि कानपुर से किया मैंने जी। और फिर मैंने जो मेरा MBBS कानपुर में थी, लेकिन KGMC हर इंसान चाहता है, तो MD फिर मुझे KGMC मिल गया जी। और फिर मैंने MD की पढ़ाई करी और उसके बाद मैं यहाँ पे फैकल्टी भी हो गई। मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप सारी चीज़ों को देखते हैं और वहीं आप लोगों को पढ़ाती हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं एक्चुअली हम लोग शादी के पहले हमारे जो फादर हैं उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम घूमते रहते थे। हर 2-2 साल में हम डिफरेंट जगहों पे रहे। बचपन में भी हम लखनऊ में रहे हैं, फिर हम उधर चले गए, रुड़की हरिद्वार साइड चले गए, फिर हम सीतापुर आए, जिसमें सीतापुर में मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल में स्कूलिंग करी, अपना 10th और 12th किया। और तभी से पढ़ाई की एक लगन थी मेरे अंदर। और तभी मैंने जो यूपी बोर्ड में मेरिट लिस्ट होती है उसमें भी मैं 6th रैंक थी। अरे वाह, क्या बात है। और हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद रहा, तो मैं आगे बढ़ती चली गई। कितने भाई बहन? मेरा एक भाई है और अच्छा, एक भाई बहन है। ओके। दोस्त, हम आपको बता दें कि आज डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी हमारे बीच मौजूद हैं। आपने जान ही लिया कि कितनी स्टूडियस स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। मेरिट लिस्ट में आना, यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो यूपी बोर्ड से बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता होता है कितना टफ एग्जाम होता है। सिलेबस इतना वाइड होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, और उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। सो डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी एक डॉक्टर हैं, KGMC में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पढ़ाई की होगी, लेकिन एक ख़ास टैलेंट इनके अंदर है और वो टैलेंट है सिंगिंग का। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो सिंगिंग का टैलेंट है, जो ये कला है, ये बचपन से ही थी या फिर बड़े होते होते डेवलप होता गया कि चलो कुछ करते हैं? बचपन से मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे अंदर आर्टिस्टिक चीज़ें काफ़ी हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बचपन में तो मैं डांस पे बहुत थी। मुझे डांस बहुत पसंद है, डांसिंग पसंद है। अब तो समय ही नहीं मिलता, हम लोग कुछ डांसिंग वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन ये सिंगिंग वाला टैलेंट मुझे लग रहा है कि 12th से आई रियलाइज्ड कि मैं गाना गा सकती हूँ। और तब उस समय इतना कोई सीखने का या सिंगिंग सीखने का कोई ऐसा माहौल नहीं होता था, लेकिन ऐसे ही गुनगुनाते रहते थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो कभी भी स्कूलिंग तक तो मैंने कभी भी स्टेज पे कोई सिंगिंग वगैरह कभी भी नहीं किया। अच्छा, एक कहावत है मैम के लोग कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में पता लग जाते हैं। तो परिवार में किसी को ऐसा लगा कि मेरी बेटी जो है गाने की कला में माहिर है या बहुत अच्छा गाती है? परिवार में ये था कि जब भी मैं ये होते थे हमारे यहाँ, जो पहले लोग भजन कीर्तन वगैरह करते थे, तो मैं भगवान जी के भजन बहुत गाती थी। अच्छा। और वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी एक टीचर भी थी, जो पहले क्या होता था, कभी कभी एक क्लास खाली जा रहा है तो उसमें फिर वो मुझे कहती थी, तो मैं उनको 10th क्लास में भजन वगैरह सुनाती थी। पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं था। मैं खुद भी एक्चुअली इस चीज़ को मैं खुद कह रही हूँ, मैं इतना नहीं रियलाइज़ करती थी कि मेरा गला अच्छा है जी, या मुझे गाना अच्छा लगता है। और अभी भी मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ। जब लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो मुझे खुशी मिलती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट एज अ हॉबी मैं इसको एज अ स्ट्रेस रिलीवर लेती हूँ, क्योंकि हमारे ऑक्यूपेशन में हमें बहुत स्ट्रेस होता है, मेंटल भी होता है, जो हम एक्सप्रेस तक नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, हमारे पास एक ये हॉबी होती है,
तो ये सब अपने आप खत्म हो जाता है। डेफिनेटली बातों का कारवां आगे बढ़ाएं, एक गाना हो जाए। हम इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं और मैं गाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपका एक भी गाना हमने सुना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा गाना हमें सुनाएं, तो लोगों को पता चले कि एक डॉक्टर जो है कितना अच्छा गा सकते हैं। जिसको मैं बहुत पहले से भी गाती हूँ, और ये हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जी, तो उसके ऊपर ही बेस्ड है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त गाना आपने गाया है। जिस तरह से आपने जो गाना गाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई लोग सच कहते हैं कि सरस्वती का वास आपके गले में है। और जब कहते हैं ना कि जब सरस्वती मेहरबान होती हैं तो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं दूर भागता है, ऐसा सुनने में आया है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती में थोड़ा सा खटखट रहती है, कि जो सरस्वती माँ जिस पर ज़्यादा कृपा बरसाती है उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं होती। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सरस्वती जी जो जब आती हैं तो अपने आप ही जो है वो इंसान इतनी उपलब्धियां हासिल कर लेता है कि लक्ष्मी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी के कारण जो है आज तो ये लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, जो एक मैसेज अगर जा सकता है, कोई भी फीमेल है, कोई भी लड़की है, उसको अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना, अपने ऊपर निर्भर होना बहुत आवश्यक है। तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड ये पढ़ाई लिखाई करके ही हो सकता है, तो उसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और अपनी पढ़ाई लिखाई को ही देती हूँ। क्या बात है। तो मैम ये बात बताइए कि जिस तरह से हर एक की ज़िंदगी में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, हालांकि बहुत सारे लोग अपनी एक दिली ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाना है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भटकाव के मोड़ आ जाते हैं जब कुछ अट्रैक्शन, कुछ ग्लैमर, कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं और शायद वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। जैसे अगर हम मीडिया की बात करें या फिल्म जगत की बात करें या एक्टिंग की बात करें, तो लोग ये चमक धमक देख के सोचते हैं कि अरे भाई शाहरुख खान कितना पैसा कमा रहा है, मतलब ऋतिक रोशन ने क्या अपना नाम कमा लिया है, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक छोटे से गांव से निकल के और इतना फेमस हो गया, क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनने में हमें वहीं जाना चाहिए। और जब टैलेंट होता है तो इंसान दौड़ता हुआ उधर भागता है। अब आपके अंदर एक सिंगिंग का इतना बड़ा टैलेंट था और आपको पता ही है, सभी को पता है कि सिंगर जो है कितनी उपलब्धियां हासिल करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। तो कभी ऐसा मन डामाडोल नहीं हुआ कि अरे नहीं अब छोड़ो, मेडिकल छोड़ो, अब हमें सिंगर ही बनना है? कभी ऐसा मन में आया? इसको तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मेरे पास जो डांसिंग, सिंगिंग, इनफैक्ट आर्ट, सब कुछ जो भगवान ने दिया है, वो लगता है कि ये अलग चीज़ है। लेकिन जो शुरू से मुझे था, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी और नाना जी मेरे फार्मासिस्ट थे, और देखती थी कि उस समय वो एक इंटीरियर सी जगह में क्लिनिक था जहाँ पे डॉक्टर नहीं थे जी। और उनके यहाँ बच्चों से लेके बड़े तक इतने सारे लोग आते थे विश्वास के तौर पे। तो वहाँ से ही इंस्पिरेशन मुझे आई। उन्होंने जब मेरा CPMT में सिलेक्शन हुआ तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और वो मुझे एक बार दिखाने के लिए लाए थे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो किसी से उन्होंने बात लिया था, तब मैंने वाइट कोट पहने हुए लोगों को बचपन में देखा था, तो मुझे उन्होंने दिखाया था कि ये देख रही हो, ऐसे ही लोग डॉक्टर बनते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। लेकिन एक चीज़ मैं मानती हूँ कि जब आप मन में अपनी कोई बात ठानते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, तो मेरा साथ मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान जी का कि वो चीज़ें अपने आप होती चली गईं, अपने आप वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। जैसे मैं MD करने के बाद भी मैं बहुत एक बार हताश हो गई थी, क्योंकि कोई फैकल्टी पोस्ट नहीं निकल रही थी, और मैं कानपुर में मुझे एक कुछ दूसरे मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन करते थे। मैं टीचर बहुत ज़्यादा, पढ़ाने का बहुत मुझे शौक़ है, तो मुझे डॉक्टर के साथ में टीचर तो आप मेडिकल कॉलेज में ही बन सकते हैं,
लेकिन ये बहुत रेयर होता है, सब सारे डॉक्टर्स तो मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं बन सकते। राइट। तो ये बात थी मन में कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो एक अंदर ही अंदर थोड़ा सा था मुझे। तो मैं कानपुर भी गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मैंने स्टेट मेडिकल कॉलेज में दिया। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस सब होने के बावजूद मेरा नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे वो मैं उस दिन उस रात को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी और मैं बहुत दुखी हुई कि सब कुछ हुआ, मैं टॉप किया, टॉप करने का क्या फ़ायदा हुआ। मैं एक बहुत ही ऐसी चीज़ मेडिकल मतलब मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन जो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। पर उसके बाद टर्निंग पॉइंट यही होता है, उसके बाद मैंने KGMU का फॉर्म भरा और छोटी छोटी एक एक ईंट को इकट्ठा करा, एक एक जो उसके लिए मुझे अपनी CV बनानी है, चाहे उसके लिए मुझे बड़ी चीज़ तो करने का उस समय नहीं सोचते थे कि बड़ा पेपर करें, बड़ा जो भी छोटा छोटा केस रिपोर्ट था, जस्ट टू ऐड माई CV। मैंने अपनी CV को ऐसा बनाया कि किसी तरह से मेरा कहीं हो जाए। KGMU का फॉर्म भरा और जब ये न्यूज़ पता चली कि मेरा KGMU में सिलेक्शन हो गया है, तब मैंने उस समय भगवान को देखा। और बहुत सारे लोगों ने शायद ये बात कहते हैं, सब लोग सुनते हैं हम लोग, कि भगवान जो करते हैं, अगर मेरा स्टेट मेडिकल कॉलेज में हो जाता मैं KGMU का फॉर्म कभी नहीं भरती। करेक्ट। क्योंकि इंसान वहाँ सेटल हो जाता है। तो कभी कभी भगवान आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहता है, और मैं ऊपर इसलिए मानती हूँ इस इंस्टीट्यूट को क्योंकि अपने हमारे यूपी का ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, न सिर्फ यहाँ का बल्कि एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। एंड आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट एज वेल एज, अभी अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ यहाँ का। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ पे आई। तो जब आप अपनी जगह आते हैं तो आप स्टूडेंट्स को बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी फेज़ के थ्रू गए हैं। करेक्ट। तो मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा लगाव है अपने सारे PG स्टूडेंट्स, UG स्टूडेंट्स के साथ में, और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप। तो वो जो उस दिन का था कि मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बहुत रोने वाली भी लड़की थी। बचपन में कुछ भी नहीं मिलता था, बस रोना था, एक इतना रोती है। और सेकंड भी आ गए तो रो रहे हैं, सेकंड या थर्ड आ रहे हैं तो इतना रोते थे। तो इस तरह का था। लेकिन आज ये लगता है कि ये जो उन्होंने मुझे सीट दी है, इसके लिए आई हैव टू पे बैक एवरीवन, द सोसाइटी जो हम पे इतना ट्रस्ट करता है। एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, और मुझे उसको करने में कोई ये नहीं है कि मैं कुछ किसी के लिए कर रही हूँ। आई एन्जॉय इट फुल्ली एंड आई रियली चेरिश डूइंग। जो खुशी होती है जब मैं नवजात शिशुओं को बचाती हूँ, जब उनकी मम्मियाँ खुश होती हैं, वही सबसे बड़ा आनंद होता है। एंड आई रियली एन्जॉय इट। क्या बात है। तो जो चैलेंजेस होते हैं वो हर पल हर घड़ी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना और अपने आप को एक ऐसी जगह पहुंचाना जहां हमारी ख्वाहिशें होती हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ऊपर वाला हमेशा हमें दिखा के चलता है कि हमारा क्या गोल है, हमें क्या मिलना है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में शायद कंफ्यूज हो जाते हैं और भगवान की तरफ आस्था हमारी कम हो जाती है। ऊपर वाले को थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं कि अरे हमने इतना कुछ किया और भगवान ने ये हमारी इच्छा पूरी नहीं की। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, और जो लोग वाकई ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं उनको ये छोटी छोटी जो असफलताएँ हैं उनको ये सोच के इग्नोर कर देना चाहिए कि ऊपर वाले ने शायद हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है जो हमें निकट भविष्य में मिलने वाला है। हम एक गाना सुनेंगे, तो अगर आप हमारे मैं हमेशा जब भी होता है कुछ एक गाना लगा लेती हूँ, काम करती हूँ, थोड़ा फास्ट ट्रैक भी है एंड यू एंजॉय। तो इसमें आजकल लोग बड़ी जल्दी अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। मतलब ज़िंदगी इतनी बड़ी चीज़ है, उससे कैसे हार कोई मानेगा। सो आई वॉन्ट टू लिसन लव यू ज़िंदगी। क्या बात है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और ये पिक्चर भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि एक प्रॉब्लम बेस्ड है। और लव यू ज़िंदगी एक ऐसा सॉन्ग है कि जब आप उसको लगाइए और बैकग्राउंड पे मज़े से काम करते जाइए। जी। गाना है जो लता जी का है, बहुत फेवरेट है मेरा। आई विल ट्राई टू सिंग दिस। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। हाँ, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। थैंक यू।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गाना आपने गाया है। तो मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि केजीएमयू में आने का सपना जब पूरा हुआ तब आपको एहसास हुआ कि वाकई जो ऊपर वाला करता है बहुत अच्छा करता है। तो जब पढ़ाई के समय भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे सीपीएमटी का एग्ज़ाम जब आपने दिया, बहुत सारे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई उन फलां का बच्चा जो है मेडिकल की तैयारी कर रहा है या फलां का बच्चा आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो बड़ा प्रेशर सा होता है। और ये प्रेशर उस समय बहुत ज़्यादा आ जाता है जब किसी की एग्जाम्पल्स पेरेंट्स देने लगते हैं। तो उस समय किस तरह की चीज़ें, किस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई जब आप मेडिकल की तैयारी कर रही थी? तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी मुझे किसी से कंपेयर नहीं करते थे। इनफैक्ट मैं थोड़ी अलग ही थी, और शायद अब मैं सोचती हूँ, बच्चों को देखती हूँ तो मेरे साथ उल्टा था। अपने ही घर की शादी में ले जाने के लिए मम्मी पापा, मेरे चाचा की शादी थी और मैं गई नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मेरे एग्जाम एक महीने, मतलब अच्छा खासा टाइम था, और मुझे मैं कह रही थी मुझे नेबर्स के यहाँ छोड़ दो, वो कह रहे हैं हम कैसे छोड़ सकते हैं तुम्हें। और मैं जाती नहीं थी कहीं पे भी। अजीब सा जुनून था मुझे, बहुत जुनून था पढ़ाई का। और एमबीबीएस के टाइम पे भी दूसरों को नहीं देखती थी। तो मेरी जो रूममेट थी तो वो उनके पेरेंट्स डॉक्टर थे, तो ऑब्वियसली उनको और मेडिको उनके ब्रदर थे, तो बहुत ही अच्छी है मेरी रूममेट। अभी भी वी आर अ वेरी गुड मेट्स टुगेदर, हम बात करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि उसको, मैं बताती हूँ अब कि मुझे उसको देख के बहुत स्ट्रेस होता था। अच्छा। तो मैं फेमस थी एमबीबीएस में कि मैं छत पे चली जाती थी सुबह, और अपना फ्रूटी या इस टाइप की चीज़ लेके लंच वंच कुछ नहीं करती थी, और छत पे ही रहती थी। और मतलब पूरे दिन, चाहे गर्मी किस स्थिति में, एक कोने में चटाई बिछा के अपना मुझे कोर्स खत्म करना है। शालिनी कहाँ है, शालिनी को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है, नहीं मिल रही हैं जी। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जब तक मैं वाइवा नहीं दे देती थी तब तक मुझे एक अजीब सा, मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ। और वाइवा देने के बाद में आकर के मुझे इतनी तेज़ भूख लगती थी। तो मेरी मम्मी जानती हैं, जब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं दोपहर में जाते हैं हम लोग, शाम को आते हैं, तो शाम को तैयार होता था, सुबह बस शिकंजी पी के व्रत रहते थे पूरा, और जब एग्ज़ाम लिख के आते थे उसके बाद। अरे वाह। तो ये आस्था थी या फिर ये ऐसा मन से ही होता था? बहुत अपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे, लेकिन मुझे पढ़ाई करने पे बहुत समय लगता था समझने में। तो उस चीज़ को मुझे कई बार पढ़ना पड़ता है। ओके। एक चीज़ बहुत है जो सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि और लोगों से ग्रास्पिंग एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। तो जिसकी कम होती है, या बार बार उसको जब आप उसी चीज़ को करते हैं तो हर बार आपको शायद साइनेप्सिस के थ्रू वो चीज़ जाती है, तो आप उसको बहुत धीरे धीरे हर बार एक नए अंदाज से सीखते जाते हैं। हर चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो हर बार, तो एक ये था। और डिटरमाइंड बहुत रहती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड रहती हूँ कि जो चीज़ मुझे करना है, टाइम बाउंड चीज़ें करती हूँ, और फ्यूचर में कभी नहीं, अभी बस शॉर्ट टर्म गोल्स बनाती हूँ और उनको पूरा करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। सो कीप, एंड आई रियली एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे का सोच के हम ये करेंगे वो करेंगे, किसने देखा आगे का। जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप चीज़ों को पढ़ाई ज़्यादा करते थे, आपके मन में टेंशन रहती थी कि भाई ये हमें कंप्लीट करना है, एक महीने पहले ही आप शादी में नहीं गई, तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10+2 किया हुआ है और जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके मन में हमेशा से ये थोड़ी सी बात रहती है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या हमारा पढ़ने का जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपका गाना सुनाइए। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? अच्छा, तो ये सपने फिल्म का सॉन्ग है जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है जी। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाएं, फूलों के तन पे हवाएं सरसराएं। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाएं, फूलों के तन पे हवाएं सरसराएं। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगुर की झाएं झाएं। नदिया में लहरें आए, बलखाएं छलकी जाए, भीगे होठों से ये गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है गहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पादानी सारे। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाएं,
हवाएं सरसराए। क्या बात है, हाई नोट भी आपने कितना अच्छे से स्मूथली गा दिया। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे वो इंस्पायर होते हैं कि भाई उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि मैनेजमेंट उन लोगों का किस तरह से होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज़ कि मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है। तो आज के टाइम में और हमारे टाइम पे ये था, मीडिया का डिस्ट्रैक्शन नहीं था हमारे टाइम पे। तो मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चे जो आजकल निकल के आ रहे हैं, जो नीट क्लियर कर रहे हैं, मैंने देखा उनके कोई अकाउंट्स कहीं नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा तो सोशल आपको चीज़ों में कम इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक ही गोल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने जो ये डिस्ट्रैक्शंस उन्हें ख़त्म करें। हालांकि हमारे टाइम से और अब के समय में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। उनके पास तरीके भी बहुत हैं, कोचिंग्स हैं ऑनलाइन, उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू वो लर्निंग उनको मिल सकती है। पहले तो बहुत कम हमारे पास टूल्स होते थे। तो जो बहुत सोच समझ के उनको चुनना है कि ऑनलाइन में भी उनको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और अपना कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं, कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसके पहले आपको पता है कि इतने समय तक आपका कोर्स ख़त्म होना चाहिए, फिर आपका एक सेकेंड रिवीजन का फेज़ है वो शुरू होना चाहिए। साथ में आपको अपने लिए भी बीच में टाइम निकालना चाहिए, जैसे कुछ भी आपकी जो प्लेजर की चीज़ है, जो आपकी हॉबी है, वो साथ में हमेशा करते रहें, जिसको हमेशा हर इंसान को करना है, सो दैट आपके नर्व एंडिंग्स जो हैं वो एक्टिव रहें। हेल्दी फूड एंड डाइट, सो दैट हमारी बॉडी हेल्दी रहे। यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी बच्चे हमसे ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, उन्हें सब पता है चीज़ें। जी, ऑल द बेस्ट फॉर देम। ओके, सो मैम, पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि तालमेल बिठाना अपने टैलेंट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। आप इतना स्टूडियस रही हैं, इतना सारा पढ़ाई आपने की है, और पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि रहती थी कि हमें पढ़ाई ही करनी है। तो ऐसे में गाने की ये चीज़ें कब डेवलप हुई, और आपने इसको टाइम दिया, या फिर बस कि जब मन किया तभी गाया और हमें सीखना नहीं है इस टाइप का रहा? मैं इसके लिए यही कहूँगी कि मैं लोगों को तो कह रही हूँ, बट एक्चुअली मैंने इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। और ये अब जाके, क्योंकि हम लोग के डॉक्टर्स के गेट टुगेदर्स होते हैं, अब हमारे पास चीज़ें भी हैं, अब जैसे कैरियोके अवेलेबल होता है, माइक्स होते हैं। पहले ये ऐसी चीज़ें कहाँ होती थी। अब हम चीज़ों को वो कर पाते हैं, तो गाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। बट अदरवाइज़ मैंने ऐसे कोई टाइम नहीं दिया है। अकेले में मैं गा लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, स्ट्रेस रिलीवर होता है। मेरी डॉटर है तो हम दोनों मिलके डांस भी करते हैं, और शी ऑल्सो डांसेस वेरी वेल। और हमें लगता है वो एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है, फन हो जाता है बच्चों के साथ, दैट्स इट। तो बट मेरे को हमेशा ये है कि मैं थोड़ा सा, अगर मेरे पास समय होगा जब, तो मैं ज़रूर इसको और थोड़ा सीखूँगी, और शायद मुझे सुर और इन चीज़ों की और नॉलेज हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। जी, सो बातें करते करते कब समय गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि चलते चलते एक ऐसा संदेश जो आप हमारे तमाम सुनने वालों को देना चाहती हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें। मैं सुनने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो खुश नहीं हैं। तो खुश रहना और दुखी रहना ये किसी को देख करके या किसी और से इंस्पायर होकर कभी नहीं होता है। और हर इंसान का जो ग्लास होता है वो आधा भरा और आधा खाली होता है। तो अपने ग्लास का जो भरा हुआ पोर्शन है उसको एंजॉय करिए, जो खाली पोर्शन है उसको भूल जाइए। और बहुत टाइम जो होता है और भगवान जो होते हैं उस पर ट्रस्ट बना के रखिए, एवरीथिंग, एंड जस्ट फ्लो विद द लाइफ। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, और मुझे कभी कभी मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि हम अब कभी कभी सोचते हैं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लेकिन अगर आपकी तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, बिलीव मी, एक दिन हो सकता है आप कहें कि हाँ, अगर ऐसा हो गया होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। मैंने आपको उस चीज़ का एग्जाम्पल अपने साथ दिया है, और मैं अब इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो जो मैं पहले थोड़ी सी दुखी होती थी, रोती धोती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि आई थिंक कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग टुडे, मुझे पूरा अब भगवान पे विश्वास है, मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। सो ट्रस्ट इन गॉड एंड एन्जॉय योर ग्लास विच इज़ फुल, एंड एन्जॉय दोज थिंग्स। हम अपनी वही चीज़ भूल जाते हैं, बुरी जो हैं उनको हम धो के रोते रहते हैं। तो लाइफ को एन्जॉय करिए, एंड ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, उसको संभाल के रखिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छी बात आज हम सब लोगों के साथ शेयर की है। आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8887019138।
8887019138। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी हमारे साथ बातें शेयर की, अपनी मेमोरीज शेयर की। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।